नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली न्यूज़ एनालिसिस में। दिस वीडियो सीरीज इज़ प्रेजेंटेड टू यू बाय एथिक आईएएस। इस वीडियो सीरीज़ में हम आपके लिए लेकर आए हैं करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी और स्टेट एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। आज है 17 सितंबर 2022 और आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडियन पोर्ट बिल के बारे में, जो जीएस के थर्ड पेपर से संबंधित है, इकोनॉमी का पार्ट है और ये हमारे प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा हम पढ़ेंगे जो नीति आयोग लाइक इंस्टीट्यूशन स्टेट शुरू किए जा रहे हैं स्टेट्स के अंदर भी, ये हमारे जीएस के सेकंड पेपर को टारगेट करता है, गवर्नेंस का पार्ट है और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा हम पढ़ेंगे रेटिंग एजेंसी के बारे में और किस रेटिंग एजेंसी ने हमें अभी जो एक हमारे लिए जीडीपी की रेट बताई है वो क्या बताई है और रेटिंग एजेंसी किस तरीके से काम करती है। ये जीएस के थर्ड पेपर से संबंधित है, इकोनॉमी का पार्ट है और प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने करंट अफेयर के सेक्शन को जल्द से जल्द कवर कर सकें। अब बात करते हैं अपनी पहली न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, जो हमारी यूनियन मिनिस्ट्री है ऑफ पोर्ट, शिपिंग और वाटरवेज, वो फिलहाल एक कंसल्टेशन राउंड रख रही है जिसके अंदर अब तक 4 राउंड हो चुके हैं कंसल्टेशंस के। एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है इंडियन पोर्ट बिल 2022 के नाम से, जो रिप्लेस करेगा इंडियन पोर्ट बिल 1908 के एक्ट को। अब ये क्या है, इसके थोड़े बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, ये जो बिल बनाया जा रहा है ये इफेक्ट करता है 2 पोर्ट्स को मेजर। एक तो मेजर पोर्ट्स हैं, एक है नॉन मेजर पोर्ट्स। जो मेजर पोर्ट्स हैं ये वो पोर्ट्स हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट बेसिकली चलाती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जुरिसडिक्शन में आते हैं, ये यूनियन लिस्ट में बेसिकली आते हैं। जो नॉन मेजर पोर्ट्स हैं ये वो पोर्ट्स हैं जिन्हें स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो हैंडल करती हैं। ये कॉन्करेंट लिस्ट का हिस्सा है। इनके ऊपर, जैसे आपको पता है कि कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी आते हैं उनके ऊपर जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर है वो ओवरराइड करती है सेंटर की। तो अगर सेंटर चाहे तो वो इन पोर्ट्स को अपने अंडर भी कर सकती है और एज अ नेशनल इंटरेस्ट में वो इन्हें यूज़ कर सकती है। तो जो 2021 में एक ड्राफ्ट बिल बनाया गया था जिसके अंदर अभी काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी क्लोजेस थे ऐसे जो जिस पे स्टेट गवर्नमेंट्स जो थी वो एग्री नहीं कर रही थी। तो ये जो ड्राफ्ट बनाया गया इसके अंदर क्या कहा गया था, इसके अंदर कहा गया कि एक मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल बनाई जाएगी ताकि वो नेशनल प्लान्स बना सके मेजर और नॉन मेजर पोर्ट्स के डेवलपमेंट के लिए, ताकि ये जो काउंसिल है ये अप्रोप्रिएट इंक्वायरी कर सके अगर कोई भी पोर्ट नेशनल प्लान्स के जो उसके जो एग्रीमेंट्स है या उसके जो अंदर प्रोहिबिशंस दिए गए हैं, ऑर्डर दिए गए हैं, उन्हें नहीं मानता है। और अगर ऐसे में वो उन्हें नहीं मानता है तो उसके खिलाफ वो एक्शंस भी ले सके। एक्शंस के रूप में अगर कोई भी पोर्ट नेशनल प्लान से संबंधित एग्रीमेंट्स को मानने से इनकार करता है या वो उसे फॉलो नहीं करता है तो उसे नॉन ऑपरेशनल करने का अधिकार भी मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल को दिया जाएगा। इस काउंसिल को और ज़्यादा ताकत दी गई है इस ड्राफ्ट बिल के अंदर। इसके अंदर यह भी प्रिस्क्राइब किया गया है कि अगर इस तरह की हरकतें कोई पोर्ट करता है, बंदरगाह अगर कोई बात नहीं मानता है एग्रीमेंट से संबंधित, नेशनल प्लान से रिलेटेड, तो उन पर पेनल्टीज़ भी लगाई जाएंगी। और ये जो पेनल्टीज़ होंगी ये नॉन कंप्लायंस पर होंगी। अगर आप जो जितने भी पोर्ट हैं अगर वो एग्रीमेंट्स या ओपिनियंस या फिर कोई भी दिए गए एक्शंस को नहीं करते हैं इस एमएसडीसी काउंसिल के द्वारा, तो उन्हें डायरेक्ट पेनल्टीज़ जो है वो पोर्ट अथॉरिटी को भी भरनी पड़ सकती है, पोर्ट ऑफिशियल्स को इसके अंदर इम्प्रिजेंट भी हो सकती है, और कोई अदर पर्सन जो भी यहाँ पर कंप्लायंस के अंडर नहीं है, बात नहीं मान रहे हैं, उन्हें इम्प्रिजेंट भी हो सकता है। इसी के साथ साथ ये जो डेवलपमेंट काउंसिल है ये मॉनिटरिंग करेंगी कि किस तरीके से जो डेवलपमेंट है उसको और बेहतर किया जा सकता है। अब इस बिल के अंदर जो 2021 के अंदर आया था, इसके अंदर बेसिकली प्रॉब्लम क्या थी, तो देखिए इसके अंदर जो मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल है इसको एक एपेक्स एडवाइजरी बॉडी के रूप में एक कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट के लिए बनाया गया था, मेजर और नॉन मेजर पोर्ट्स के लिए। ये कहा गया है कि ये एक एपेक्स एडवाइजरी बॉडी होगी। अब आप देखिए जो ये जो एमएसडीसी काउंसिल है पिछले 25 सालों में मात्र 18 बार ये लोग बैठे हैं मीटिंग्स के लिए, सिर्फ 18 बार ये काउंसिल अब तक मीटिंग कर पाई है। इस ड्राफ्ट बिल के चैप्टर 2 और चैप्टर 3 में इस बॉडी को, एमएसडीसी को, एक नेसेसरी स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया है या फिर कहें तो इसे एक परमानेंट बॉडी के रूप में बनाया जा रहा है,
जो कि अपने आप में बहुत इनएफिशिएंट होगा, क्योंकि जो 25 साल में जो बॉडी काउंसिल सिर्फ 18 बार मिली है, तो आप उसकी इफेक्टिवनेस को समझ सकते हैं। इसी के साथ साथ इन्होंने कहा है कि जो मैरीटाइम स्टेटस है उसमें अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो नॉन मेजर पोर्ट्स के ऊपर भी कहीं ना कहीं अपना अधिकार ज़्यादा जमाना चाहती है, वो इन्हें भी अपने अंडर में लेना चाहती है, इसीलिए इस बॉडी को इतनी पावर दी गई है। और ये जो पावर है ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ही है सारी पावर। और जो सेंट्रल प्लानिंग और इंस्पेक्टर राज का खतरा, देखिए ये जो प्रॉब्लम्स बताई गई हैं ये बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट्स ने मुद्दे उठाए हैं। दूसरा, जो कंपनियां पोर्ट्स को हैंडल कर रही हैं, जो रीजनल गवर्नमेंट्स हैं या फिर जो रीजनल अथॉरिटी है जो पोर्ट्स को हैंडल कर रही हैं, ये उनके उठाए गए इश्यूज़ हैं। उनका कहना है कि अगर इस तरीके की जो ड्राफ्ट के बिल हैं अगर इनको लागू किया जाता है तो जो पहले सेंट्रल प्लानिंग और इंस्पेक्टर राज के अंदर समस्याएं पैदा होती थी वो दोबारा से जीवित हो जाएंगी और इंस्पेक्टर राज फिर से आ जाएगा, जो सोशलिस्ट एरा की एक बहुत बड़ी कमी थी। तो हम अपने जो बिल हैं, जो ड्राफ्ट बना रहे हैं, उनमें हम चाहते हैं कि इन चीज़ों को बेहतर किया जाए, लेकिन ये पुराने चीज़ों पे धकेलने का प्रयास यहाँ किया जा रहा है और सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को देने का प्रयास किया जा रहा है। अब जो 2022 के अंदर जो ड्राफ्ट बनाया गया है उसके अंदर क्या इश्यूज आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब तक 4 मीटिंग हो चुकी है लेकिन फाइनलाइज अभी भी नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो जो ये MSDC अथॉरिटी है जिसको एक स्टैट्यूटरी कम परमानेंट बॉडी बनाया जा रहा है, इनका कहना है कि इसको परमानेंट बॉडी नहीं बनाया जाना चाहिए, ये एक एपेक्स एडवाइजरी बॉडी ही रहनी चाहिए, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी काफ़ी कम है, ये उस तरीके से काम नहीं करती है जिस तरीके से इसे करना चाहिए। उसी के साथ साथ इसके अंदर अधिकार दिया गया है कि जो ऑफिसर्स हैं उनको भी वोट का अधिकार दिया जाएगा। तो उनके जो अधिकार हैं वो वोटिंग के ना रहें, उन्हें अगर एज अ स्पेशल इन्वाइट जो है स्पेशल इन्वाइटी उन्हें इन्वाइट किया जा सकता है बॉडी के अंदर, जो इस काउंसिल के अंदर, लेकिन उनको वोटिंग का अधिकार देने का मतलब है कि आप उसको दोबारा से इंस्पेक्टर राज तक लेकर जा रहे हैं। इसी के साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि इस बॉडी को एक परमानेंट बॉडी ना बनाकर जिस तरीके से GST में जो कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज़ हैं वो ही रिस्पॉन्सिबल हैं और वो ही मेन चीज़ें हैंडल करती हैं, बाकी सबको एक स्पेशल अधिकार दिया जाता है काउंसिल के अंदर आने का, तो इसे भी उसी तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए और ये एक एपेक्स एडवाइजरी बॉडी ही रहनी चाहिए। इस बिल के अंदर सेक्शन 10C में ये कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एक इंटरेस्ट किया जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल फंक्शनर्स को मैनेज करने के लिए MSDC के। तो बेसिकली जो मुख्य कारण है वो ये हो रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उन्हें ये खतरा महसूस हो रहा है कि जो पावर है इन पोर्ट्स की, जो लोकल बंदरगाह हैं, उनकी भी सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जा रही है। ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि इतना ज़्यादा जो कोऑर्डिनेशन है स्टेट गवर्नमेंट्स का और सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्ट को हैंडल करने में, वो इतना अच्छा नहीं है, तो उस इशू को भी इसके अंदर जो है इस पर ध्यान नहीं दिया गया है और उसको रिजोल्व करने के लिए कोई भी एग्रीमेंट या कोई भी किसी तरीके का प्रयास नहीं किया गया है। और ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर ये पावर ज़्यादा मिलती है तो यहाँ पर इश्यूज़ ज़्यादा बन सकते हैं, जो नेशनल प्लान्स बनेंगे उनको एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम आ सकती है। अब इन्होंने ये भी कहा है कि देखिए इसके अंदर सब कुछ सेंटर के फेवर में है, स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ इसके अंदर अब जो ये जो बिल बनाया जा रहा है, इस बिल में कहा गया है कि इसमें 5 सेक्रेटरीज होंगे, एक जॉइंट सेक्रेटरी होगा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा। इसी के साथ साथ इसके अंदर जो कोस्टल यूटीज़ हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स भी होंगे जो एज अ मेंबर इसके अंदर काम करेंगे। देखिए स्टेट गवर्नमेंट्स का ये कहना है कि जो ये नॉन मेजर पोर्ट्स हैं ये बेसिकली बेस्ट मैनेज्ड हैं अगर इन्हें जो लोकल्स हैं वो ही मैनेज करें या फिर जो रीजनल गवर्नमेंट है अगर वो ही इन्हें मैनेज करे। एक डेटा के हिसाब से देखा जाए तो अभी भारत में 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 212 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं, और जो नॉन मेजर पोर्ट्स हैं वो ज़्यादा बिजनेस लेकर आते हैं मेजर पोर्ट्स के मुकाबले, जबकि जो नॉन मेजर पोर्ट्स हैं उसमें मोस्टली फिशिंग हार्बर्स हैं, फिशिंग बंदरगाह हैं, और कुछ ही पोर्ट ऐसे हैं जो इंटरनेशनल शिपिंग पर ध्यान देते हैं। ये जो नॉन मॉडल मेजर पोर्ट्स हैं ये बेसिकली प्राइवेट PPP मॉडल पर ही बेस्ड हैं और उसी पर चलते हैं ज़्यादातर। अब देखिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्हें बेसिकली इस चीज़ पर काम करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एक डिसेंट्रलाइज किया जा सके, इसको जो डीरेगुलेशंस है उसको कंट्रोल किया जा सके। ये जो कॉर्पोरेट जो प्राइवेट सेक्टर है उसके पार्टिसिपेशन को इसके अंदर बढ़ाया जा सके ताकि हम इसकी एफिशिएंसी को बढ़ा सकें।
अब बात करते हैं अपनी दूसरी न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, जिस तरीके से नीति आयोग काम कर रहा है उसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने अंदर एक इस तरह की बॉडी बना रही हैं स्टेट्स के अंदर, ताकि जो भारत का एक नेशनल विज़न है डेवलप्ड नेशन बनने का 2047 तक, उसको अचीव किया जा सके। अब ये जो बॉडी बनाई जा रही है, इनके मेन एम है ताकि जो उनकी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है उसको इम्प्रूव किया जा सके, जो उनकी स्टेट्स के अंदर लैंड रिफॉर्म्स हैं उनको बेहतर किया जा सके और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जा सके डेवलपमेंट पर्पस के हिसाब से। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके डेवलपमेंट को फास्ट किया जा सके, जो क्रेडिट फ्लो है उन स्टेट्स के अंदर और अर्बेनाइजेशन है उसको बढ़ाया जा सके। अगर एक नीति आयोग टाइप बॉडी इस तरीके की स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर रहेगी तो वो हेल्प कर सकती है गवर्नमेंट को आइडियाज़ देने में और एक नॉलेज बैंक की तरह काम करने में। अब कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिनके अंदर अभी भी इस तरह की बॉडी बनी हुई है, जैसे कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और असम, इनके अंदर अभी भी इस तरह की बॉडी काम कर रही है। जबकि महाराष्ट्र और गुजरात के अंदर बहुत जल्दी ही ये बॉडीज़ काम करना स्टार्ट कर देंगी। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इन्हें स्टेट्स के अंदर जो कहा जाएगा वो कहा जाएगा स्टेट इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। इनके अंदर जो मेंबर्स होंगे उनकी लेटरल एंट्री रहेगी प्रोफेशनल्स की, ये ताकि एनकरेज किया जा सके एसआईटी के हाई क्वालिटी एनालिटिकल वर्क को और पॉलिसी रिकमेंडेशन के लिए बेहतर माइंड्स इसके अंदर रहें। अब देखिए, नीति आयोग जो है वो किस तरीके से काम करता है, वो जैसे नीति आयोग को ब्रेन कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये बेसिकली पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करता है, उसके फ्रेमवर्क पर काम करता है, प्रोग्रामिंग पर काम करता है, ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है ताकि बेस्ट रिजल्ट्स मिल सके। मॉनिटरिंग की जाती है, इवैल्यूएशन होता है हर चीज़ का कि क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं, क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं और किस तरीके से उसे बेहतर किया जा सकता है। एक जो कॉरपोरेट फेडरलिज्म है, जो हमारे एथनिसिटी है, हमारा देश का कल्चर है और जो चीज़ें हम अपने देश के अंदर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में या कुछ और चीज़ें जो बाहर के देशों से अपने देश के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए लाना चाहते हैं, तो उसको एक कॉरपोरेट बनाया जा सके, उसका संतुलन एक दूसरे के साथ बेहतर बनाया जा सके। एक थिंक टैंक की तरह ये काम करता है और इसके अंदर जो नॉलेज है, इनोवेशन हब्स हैं वो क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किया जा सके हमारे देश में। नीति आयोग के बारे में अगर आपको बताऊं तो जो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2015 में नीति आयोग बनाया था। इसका मेन एम्फेसिस था कि इसके अंदर बॉटम अप अप्रोच यूज़ की जाएगी। इस अप्रोच का मतलब है कि सबसे ज़्यादा में ध्यान दिया जाएगा कि जो भी पॉलिसी बनाई गई है वो सबसे पहले जो निचले स्तर पर लोग हैं उनको इफेक्ट करे, उसके बाद वो हायरार्की तक पहुंचे। इसका जो मेन विज़न था, इसमें कहा गया था मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट। इसी के साथ साथ इसका जो स्पिरिट है वो कॉरपोरेट फेडरलिज्म का है, जिसके अंदर एक बेहतर रिलेशनशिप डेवलप की जा सके सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ताकि जो डिसीजंस हैं उनको जल्दी लिया जा सके और डेवलपमेंट को फास्ट किया जा सके। ये इसके कंपोजिशंस हैं। प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं नीति आयोग को, वाइस चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इसकी जो गवर्निंग काउंसिल है उसके अंदर चीफ मिनिस्टर्स रहते हैं सभी स्टेट्स के और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स रहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स यूनियन टेरिटरीज़ के। जो रीजनल काउंसिल है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक एड्रेस करती है रीजनल इश्यूज़ को और इसके अंदर होते हैं वहाँ के चीफ मिनिस्टर्स और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स। जो देखिए, इसके जो मोस्टली जो चेयर है वो इसे प्राइम मिनिस्टर ही करते हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा नॉमिनेट किए गए कोई भी पर्सन। जिसके अंदर एडहॉक मेंबरशिप भी रहती है, जिसमें 2 मेंबर्स रहते हैं जो एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी के होते हैं, जो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस से बेसिकली होते हैं, ताकि रोटेशनल, और इनका जो चेंजेस है ये रोटेशनल बेसिस पर होता रहता है। एक्स ऑफिशियो मेंबर्स होते हैं जो मैक्सिमम 4 हैं, जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से नॉमिनेट किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। एक सीईओ अपॉइंट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जिसका एक फिक्स्ड टेन्यूर होता है, जो एक सेक्रेटरी रैंक का अधिकारी होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसके अंदर स्पेशल इन्वाइट भी रहते हैं, जो एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है या फिर स्पेशलिस्ट्स को, या पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक पर नॉलेज रखने वाले किसी बंदे को, जो प्राइम मिनिस्टर जिन्हें नॉमिनेट करते हैं। अब बात करते हैं अपनी थर्ड न्यूज़ के बारे में। तो देखिए, जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है फिच, उसने भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट फोरकास्ट की है 2022-23 के लिए 7%, जो कि इन्होंने पहले की थी 7.8%। अब इन्होंने कहा है कि ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन की वजह से और बढ़ते इन्फ्लेशन की वजह से और दूसरा भारत की टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से, जो इन्होंने पहले फोरकास्ट की थी 7.8%, अब वो इन्होंने घटाकर कही है 7%। अब देखिए,
इसके जो प्रेडिक्शंस हैं वो बेसिकली डिपेंड करते हैं किसी भी गवर्नमेंट की मॉनेटरी पॉलिसी पर, वहाँ पर होने वाले इन्फ्लेशन के रेट पर और उनके किस तरीके से इफेक्ट होगा उनकी पर्टिकुलर उस कंट्री के इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स पर। तो जो फिच ने यहाँ पर कहा है, इन्होंने कहा है कि जो यूरोपियन गैस क्राइसिस फिलहाल चल रहा है, जो हाई इन्फ्लेशन कंट्रीज़ के अंदर बढ़ता जा रहा है, एक ग्लोबल मॉनेटरी पॉलिसी जो बनाई गई है उसको टाइट होने की वजह से एक हैवी टोल हो रहा है इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स पर पूरे दुनिया के अंदर। इसकी वजह से भारत भी इसकी चपेट में है, जिसकी वजह से इन्होंने 7.8 से ये जीडीपी रेट घटाकर 7% पर का आकलन इन्होंने किया है। रेटिंग एजेंसी क्या है? देखिए, रेटिंग एजेंसी जो है ये सबसे पहले चेक करती है किसी भी देश की क्रेडिट वर्थिनेस कैसी है, वहाँ की जो एसेट्स हैं और उनकी कंट्री पर कितना डेप्ट है, उनके पास उनका पोटेंशियल कितना है ग्रो करने का, उसके हिसाब से ही ये रेटिंग दी जाती हैं। अब ये जो रेटिंग्स हैं, इसकी जो रिपोर्ट्स हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये ध्यान में रखकर इन्वेस्ट करते हैं कि ये जो एजेंसीज़ हैं ये किस कंट्री को किस तरीके की रेटिंग दे रही हैं। क्योंकि अगर रेटिंग काफ़ी कम है तो वहाँ पर ग्रोथ रेट भी काफ़ी कम होगी, तो इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी कम ही मिलेगा। तो ऐसे में अगर ये रेटिंग बहुत कम रहती है तो एक पोटेंशियल जो है वो कम हो जाता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स का। फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करने से कतराते हैं। मेनली 3 प्रोमिनेंट एजेंसीज हैं जिनके जो रेटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा मायने रखती हैं। सबसे पहली है स्टैंडर्ड एंड पुअर्स, दूसरी है मूडीज़ और तीसरी है फिच। तो फिच के बारे में आज हमने बात की, जिसने हमारी जो जीडीपी फोरकास्ट है वो 7% पर रखी है, जो इन्होंने पहले 7.8% कही थी। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने करंट अफेयर के सेक्शन को कंप्लीट कर सके। धन्यवाद।